बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हफ्ते का पहला दिन है फरा, मैंने आते हुए ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस किया आज। वो क्या? वो ये चीज़ थी कि जो हफ्ते के पहले रोज़ यानी कि पीर को स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं ना स्कूलों में और चेहरे लटके हुए होते हैं, आज पता नहीं क्यों मैं उनको बहुत मिस कर रहा था। कोई खास वजह थी? इनको नजर नहीं आए होंगे? नजर नहीं आए ना इसलिए। अच्छा ठीक है, तो आपको लगा कि ओ हो ये तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा मिस हो गया। अपना क्या हाल होता था वैसे जब आपको जाना? यही होता था। मतलब जुमा आज भी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन होता है और मंडे आज भी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन होता है। आगे लंबा सफर होता है। और आप जो है एक एक दिन गुजारते हैं, लेकिन इसके बीच में भी हमजा मुझे लगता है कि हमें वो जो मेहनत करने की आदत है ना, ये नहीं छोड़नी चाहिए। और मेहनत में ही अल्लाह ताला जो है बरकत डालता है, उसमें अज़मत भी है। और ये कि हमें खुलूस नीयत के साथ जो काम करने का जज्बा ना, वलवला, जोश, अज़्म, एक जोशो खरोश, ये चीज़ें वो हैं जो कि ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उसकी बुनियादी चीज़ है नीयत। आपकी नीयत होनी चाहिए कुछ करने के लिए, आप सब कुछ कर गुजरते हैं। हाँ अच्छा, मैंने भी ये एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे भी। ये धुंध आजकल आपको पता है धुंध के दिन है, और अगर आप भी ट्रैवल करना प्लान कर रहे हैं तो जल्दी प्लान करें, इसलिए कि रात को तकरीबन 10 बजे के करीब भी मोटरवे पर बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी। पिंडी भट्टियाँ से आगे जो है शदीद धुंध थी और हद निगाह भी बड़ी महदूद हो गई थी जिस वक्त मैं भी ट्रैवल कर रही थी। तो मुझे भी पहला वो इस मौसम का पहला तजर्बा हुआ धुंध के साथ डील करने का। वैसे धुंध का एक अपना रोमांटिसिज्म भी हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको कुछ नज़र भी आ रहा हो तो ये 10 बजे की बात कर रही है, आने वाले दिनों के अंदर 7-8 बजे के करीब भी शायद हमें मोटरवे बंद ही मिलेंगे, इतनी ज़्यादा धुंध हो जाए। हाँ लेकिन अल्लाह करे कि ये कंडीशंस बेहतर हों। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स से उनसे पूछती होती हूँ कि इतनी ही धुंध हुआ करती थी, क्योंकि मुझे नहीं याद कि हमने बचपन में कोई इतनी धुंध देखी हुई है। अच्छा। कोई मेमोरी नहीं है। तो वो मुझे बताते हैं इसी तरह से रैंडम, लेकिन ये कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं, हमारा मुल्क उसकी जद में है, सो हमें उससे बचने के लिए यकीनी तौर पर अपना रोल एंड किरदार अदा करना है। कितने दरख्त लगाए हैं आपने? आपने कितने लगाए हैं? मैंने चंद एक लगाए हैं जो घर के अंदर कुछ मामलात किए वही किए, लेकिन ऐसे कोई स्पेशल नहीं किया। हमारी ड्राइव शुरू हुई पाकिस्तान के लिए कि जी कि हमने दरख्त लगाना है पाकिस्तान के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो लगाएं ताकि कुछ बेहतरी आए और हम लोगों के जो मौसमियाती तब्दीलियाँ वो हमारे हक में बेहतर। हाँ, और हम बच सकें उनसे। चलिए जी अब एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। पीडीएम क़यादत हतमी तारीख नहीं दे सकी है, पहले जनवरी या फरवरी। क्या लॉन्ग मार्च की तरफ तो नहीं बढ़ने लगा? मौलाना बिलावल और मरीम नवाज ने इस्तीफ़ों के बारे में भी कोई बात नहीं की है। कोरोना की दूसरी लहर, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर की हुकूमत को मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने की पेशकश। लोग इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, कोविड के मरीजों को सेहतयाब होने में भी मदद मिलेगी। शोहरा आफाक तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले तुर्क अदाकार एंगिन अल्तान पाकिस्तान का दौरा करके वतन वापस चले गए। उनकी लाहौर यात्रा ज़ुबान ज़द-ए-आम रही, सोशल मीडिया में भी पोस्ट और मीम्स के अंबार लग गए। जी तो इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब को भी कोरोना हो गया है और अल्लाह ताला सेहतयाब करे मौलाना तारिक जमील समेत उन तमाम लोगों को जो कि इस वक्त कोविड से इफेक्टेड हैं, मुतासिर हैं, और उन हम सबको महफूज रखे जो कि बेहतियातियाँ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला बस अपना ख़ास करम और अपना फजल रखे कि हम लोग इस वबा से, इस मुहलिक जिसे कहना चाहिए वायरस से महफूज रह सकें। और इसके नतीजे में हमारे मुल्क में जो
शरह बात है वो कम हो, बल्कि वो ना हो, हम लोग उससे बच सकें। सो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं मौलाना तारिक जमील के लिए, जिन्होंने टेस्ट अपनी ट्वीट करके कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की है। इस वक्त रावलपिंडी CMH में ज़ेर इलाज है। बिल्कुल, और मौलाना तारिक जमील ने आवाम से दुआ की अपील भी की है, तो हम सब की दुआ है कि मौलाना साहब जल्द सेहतियाब हों। वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया है और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है, और साथ ही उनकी सेहतियाबी के लिए वज़ीर आज़म भी दुआ गो हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ लाहौर में होने वाले PDM के जलसे से मुतल्लिक अहम खबर की। लॉन्ग मार्च कब होगा? PDM क़यादत लाहौर जलसे में हतमी तारीख नहीं दे सकी, लेकिन बात सबने की है कि लॉन्ग मार्च होगा। हाँ, ये बस एक्सपेक्टेड था। मौसम है, कोविड है, आपस के इख्तलाफात हैं, ग्रीन एंड रेड सिग्नल्स हैं, सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें ये ट्रेन कब चलती है, कहाँ रुकती है, कितना रुकती है, क्या अपने फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच भी पाएगी या नहीं, ये वो तमाम सवालात हैं जो PDM के इन तमाम जलसों के साथ हमेशा किए जा रहे हैं। पहले जनवरी, अब फरवरी। लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने की जो ये स्पीड है वो लगता है स्लो होती जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। मौसम बहुत शदीद होता है इन दिनों, बहुत शदीद होता है, और जनवरी फरवरी इस्लामाबाद इज नॉट अ गुड वेदर कि वहां सिट इन किया जा सके। बिल्कुल, और ऐसे ही है, कल भी हमने देखा, और कल मेरा ख्याल है कि जलसे में कितने लोग आए थे। इसके बाद एक ऑपोजिशन पार्टीज के लिए फैसला भी आसान हो गया होगा कि क्या हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए और कब करना चाहिए। मौलाना साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेकर रहेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। कान खोल के सुन लो, आपको इन आवाम की आवाज को मानना पड़ेगा। आपका इन आवाम का फैसला मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है, अब कोई और रास्ता नहीं है। शायलों का वक्त गुजर चुका है, अब लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिलावल ने भी ये कहा कि लॉन्ग मार्च होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है, मुल्क की तरक्की क्वारंटीन हो चुकी है। मरियम नवाज ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जब से कोविड-18 पाकिस्तान में जाली हुकूमत बना के आया है, पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है। पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में आवाम का रोजगार क्वारंटीन हो गया है। पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर देखें ना हमजा, तो वज़ीर आज़म ने जो कहा, जो लोग तादाद गिन रहे थे, नंबर गिन रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक अपनी गुफ्तगू में बात की है। वज़ीर आज़म ने PDM के लाहौर जलसे पर रद्द-ए-अमल करते हुए ट्वीट में लिखा कि आज मुझसे NRO मांगने के लिए बड़ी और इंतहाई महंगी कोशिश की गई। सो बड़ी का मतलब है उन्होंने एक्नॉलेज ज़रूर किया कि ये जो है ना एक बड़ी एफर्ट भी थी, और लोग वो जो नंबर के कितने लोग थे, क्या थे। जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि एक बड़ी कोशिश है, तो फिर आई थिंक ये यूजलेस है कि आप कहें कि 10 लोग थे कि 25 लोग थे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, अफसोस से कहता हूँ मेरा हमेशा की तरह उन्हें एक ही जवाब है। उनको मेरा जवाब है कि NRO नहीं मिलेगा। मतलब मेरा जवाब है उनको। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, और इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए PDM का जलसा फ्लॉप शो करार दिया और कहा कि जलसे में 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए थे। उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। ये एक जलसा जिसकी कि इतनी हाइप बनाई गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि ये रेफरेंडम होगा, पाकिस्तान का रेफरेंडम होगा, तो ये 10-15 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं है। अगर यही इनकी मैक्सिमम ताकत थी तो फिर के बारे में तो इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये पॉलिटिकली इररिलेवेंट थे और ये पॉलिटिकली इररिलेवेंट हैं।
बिल्कुल ठीक है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पीडीएम ने लाहौर में कामयाब और बड़ा जलसा करने का दावा किया। मरियम नवाज ने लाहौरियों का शुक्रिया भी अदा किया। क्या आप समझती हैं कितनी तादाद थी कि शुक्रिया अदा करना चाहिए था? फ्लॉप शो था या नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सबसे पहले तो देखें, इसमें मेरा ख्याल है कि हमने तो यही कहना है जो एक्चुअल है, लेकिन कुछ न्यूट्रल लोग जो हैं उनकी भी राय कल से रात से आ ही रही है। तो एवरेज जो इसमें बन रही है ये 10 से 11 हज़ार लोग थे, लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि चले फी पार्टी ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की 11 जमातें थी, तो हर जमात के हिस्से में एवरेज लगाएं तो 1000 से 1500 बंदा आ गया। अब ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया बिलावल से और मरियम से पूछना कि कितने आदमी थे। अवाम ने ये जो इतना ज़ोर लगा के चीखें मार रहे थे, अवाम ने इनको ऑलरेडी बता दिया। उन्होंने अपना ना सिर्फ फैसला सुनाया और बिलखुसूस क्वारंटीन करने का मशवरा मैं इनको देती हूँ कि अब पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की सारी लीडरशिप अपने आप को क्वारंटाइन करे और फिर उन वर्कर्स को, उन अपने कारकुनों को भी ये मरियम साहिबा को और बिलावल को एडवाइस करनी चाहिए थी कि उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में झोंका और एक लोकल स्प्रेड का ये लोग वजह तो बने, तो अब अपने आप को क्वारंटीन करें। और उन तमाम लोगों को मेरा मैसेज है कि अब देखिएगा कितना ये आप लोगों का ख्याल करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप लोग कोविड आपको होता है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे बहन भाई जिन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, हम उनको अपील करते हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन करें और अपने फैमिली को अगर आप यहाँ से इन्फेक्शन कैरी किया तो उससे बचाएं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं अर्ज करूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फरा आपको जो अंडरस्टैंडिंग आई है, उन्होंने कहा कि स्ट्रगल इन्होंने बड़ी की, एफर्ट बड़ी की कि लीडरशिप कभी गली गली जाके दावतनामे नहीं बांटती, लेकिन उसके बावजूद इतना फ्लॉप शो। मैं सुबह का टाइम है, मैं सही बात बताऊं, हमें पता था कि इतना बड़ा शो नहीं होगा, लेकिन इतना बुरा होगा ये भी हमें अंदाजा बिल्कुल नहीं लेकिन था। हमें ये था कि 11 जमातें हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है मुसर्रत साहिबा, लेकिन लुटिया डबो दी अपनी सियासत की। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि वो नेशनल रिकंसिलिएशन डायलॉग के लिए तैयार है। ये वज़ीर आज़म ने पहले नहीं कभी कहा था, ये अभी उनकी तरफ से मतलब ये बात आई। दूसरी बात ये, बिलावल भुट्टो ने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा, बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि अब जो है हमसे मुलाकात करने का, बातचीत नहीं होगी, अब हमें फ़ोन शोन करने का, हमसे मुलाकातें करने का, हमें कुछ ऑफर करने का कोई फ़ायदा नहीं। मरियम नवाज ने भी अपने खिताब में यही कहा, उन्होंने कहा कि अब हम NRO नहीं देंगे। तो ये कहाँ NRO लेने की बात होती थी, अब NRO देने की बात कर रही है। वो तो क्या हुकूमत वाकई कोई NRO मांग रही है? अच्छा देखें फराज, सबसे पहले तो ये कि इनको इस तरह की बातें करते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और रियासत के जो हेड की हैसियत से उनको यही बनता है, हमारी कोई इनसे अना की लड़ाई नहीं है, ज़ाती है नहीं लड़ाई, इसीलिए हमें पता था कि इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी है, ये औकात थी सियासी। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपील की, हमने 12 इनसे अपील की कि अपना जो अगर आपका वोट बैंक पब्लिक की सपोर्ट है तो 2 महीने बाद अपना अखाड़ा लगा लीजिए ना सियासी। लेकिन आपने फिर भी किसी की अपील को नहीं माना और अपने लोगों की जिंदगियों को इतने मोहलिक बीमारी के आगे एक्सपोज किया। अभी हम इनसे ये कहते हैं कि अगर वाकई इनको लगता है कि वोट को इज्जत देने की जरूरत है तो आए बैठे ना, हम इनके साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स करने को तैयार हैं, हम इनके साथ जिस तरह की भी रिफॉर्म्स ये चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं, उसमें तो हमारी कभी भी इनको हमने मना नहीं किया। लेकिन आगे देखें, पहले अभी जिस तरह से इन्होंने अपना वो कहते हैं ना सियासी ताबूत में आखिरी कील खुद ठोंका इन दो मैं क्या कहूँ सियासी तौर पर नाबालिग बच्चों ने, इतनी उम्रों के बावजूद ये खातून कुछ नहीं सीखी। कम अज कम वो कहते हैं ना कि सबसे पहले जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है उसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी। शी इज ऑल द टाइम रेडी टू पनिश द पीपल, अपने चचा को पनिश करने के इरादे, कजन के साथ लड़ाइयाँ, खानदान में फसाद, उसके बाद वही चीज इन्होंने अपनी जमात में की और आज इन्होंने चौक चौराहे के अंदर लाहौर जैसे शहर में जहां पे इनकी सबसे ज्यादा सीटें थी अपनी सियासत को अपने हाथों से दफन किया। किस मुंह से ये धरने की बात करते हैं? और वो भी शौक पूरा हम इनको करने देंगे जैसे हमने कोई रुकावट नहीं डाली। पंजाब में कहीं कोई चीज रिपोर्ट हुई हो तो ये आए, आके बैठ जाए, हमारे साथ डायलॉग कर ले। लेकिन फिर भी हम इनको कहते हैं कि बंद गली में आप जा चुके हो, अगर आप डायलॉग करना चाहते हो तो हमारे दिल दरवाजे सब कुछ खुला है। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा, जो फरा मुझे जो सबसे अच्छी ट्वीट लगी, काफी ट्वीट्स आई थी
हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर आला साहब ने की, वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट की कि ये जलसी थी और मैं लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ना लाहौरियों ने खास ख्याल रखा है, SOP फॉलो किए हैं। तो हुकूमत की तरफ से और हर जी शऊर जो शख्स था वो ये कहता रहा कि ये जो PDM के जलसे हैं ये कोरोना फैलाने का सबब बनेंगे, लेकिन वज़ीर आला साहब की इस ट्वीट के बाद और एक्नॉलेजमेंट के बाद कि SOPs का खास ख्याल रखा गया, खुदा ना खास्ता लाहौर में केसेस बढ़ जाते हैं तो क्या हम ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाएंगे कि उनके जलसे की वजह से ये लोग जो है ज़्यादा आए थे इसलिए कोरोना फैल गया? मुसर्रत साहिबा, देखें, सबसे पहले तो वो सोशल डिस्टेंसिंग आपको भी पता है कि इन्होंने ये जो स्टेज और अरीना बनाया था ये कोई मेरा ख्याल है 30% एरिया पे 25 से 30% की रिपोर्ट हुई जो पूरा ग्राउंड है उसका, उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा हुआ कि किलोमीटर्स के किलोमीटर्स तक कुर्सियां और बंदे थे। और अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि आपकी मेन लीडरशिप की स्पीचेस रहती हैं और ग्राउंड खाली हो जाए, और ये आपने होते हुए देखा। क्योंकि क्राउड जब किराए का होता है, बिरयानी पे आप लेके आते हो, दिहाड़ियाँ दे के लेके आते हो, तो फिर वो इतना ही बेचारे ठंड में बैठ सकते हैं, वर्कर बैठता है चाहे सारी रात आप बिठाएं, बट और या अगर कोई अपनी वजह से कॉज के लिए कोई निकली हो अवाम, वो बैठती है। बाशऊर लोग जो किसी मकसद के लिए निकले हो वो बैठते हैं, किराए वाला क्राउड कभी नहीं बैठता। तो रेंटे क्राउड तो इनके सारे शोज फ्लॉप हुए। लेकिन ठीक है, मैं आखिरी बात मतलब ये था, हमने इनको पहले जो बात की थी, अभी तो आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग थी और बड़े कम महदूद लोग थे। कल को अगर लाहौर में कोविड केसेस बढ़ते हैं तो फिर आपको लोग ज्यादा तो नहीं नजर आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो जो अभी तो आप तारीफ कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, लोग भी कम थे। नहीं फरा जी, फरा उसमें हुआ ये कि जो धक्कम पेल हुई, द मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड जलसा अगर मैं ये कहूँ लाहौर की तारीख का तो वो ये था। मीडिया ने, आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया, और कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो अल्लाह की तरफ से होगी, आवाम आई नहीं, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने धक्कम पेल की कोई SOPs फॉलो नहीं हो। लेकिन उससे अगली बात मैं करूँ, हमने इनको कहा था कि हम कानूनी वे में कानून का वार करके आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वो अब हम उसका हक रखते हैं कि जो इंसदाद कोरोना ऑर्डिनेंस है उसके तहत जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, जितने भी ये उनके ऊपर FIR होगी, और कानून के मुताबिक जिस कानून पे हम लोगों के शादी हॉल बंद करते हैं, लोगों का कारोबार बंद करते हैं, उसी कानून के तहत क्योंकि जलसा करना उस ऑर्डिनेंस के तहत अनलॉफुल है, नहीं कोई कर सकता, रैलियां नहीं कर सकता। तो अब इनको कानूनी जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतना पड़ेंगे तमाम लोगों को, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स थे। हम आवाम को कुछ नहीं कहने वाले, बिकॉज आवाम मासूम अपनी मजबूरियों के हाथों जिस तरह से वो पहुंचे, अब कार्रवाई की जाएगी जो इसको करने वाले थे उनके खिलाफ। साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और कोरोना वायरस के दौरान बहुत सी हमें ऐसी खबरें भी सुनने और देखने को मिलती हैं जिससे एक उम्मीद की लहर जो है वो पैदा होती है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अमेरिका और बरतानिया में वैक्सीन के आजमाइशी ट्रायल्स शुरू हो गए हैं, मगर पाकिस्तानी डॉक्टर भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं। ऐसे ही एक इंतहाई तजर्बाकार और मंजे हुए पाकिस्तानी डॉक्टर बाबर रजा हैं जो कोरोना वायरस पर मुश्तमिल एक मुफस्सिल किताब लिख चुके हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब इस वक्त कनाडा के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स मेडिसिन की तालीम दे रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में कोरोना पर होने वाली रिसर्च टीम का भी डॉक्टर साहब हिस्सा रहे हैं। अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर साहब को उनकी खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाज रखा है। और अभी जो इम्पोर्टेंट बात है और उम्मीद अफजा बात है वो ये है कि डॉक्टर बाबर रजा ने हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने की पेशकश की है, जो कि एक इंतहाई गैर मामूली बात है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करते रहे हैं। कोविड-19 पर रिसर्च के दौरान भी आपने इस शोबे में काम किया है। अगर हुकूमत चाहे तो मुदाफ़ती निज़ाम बढ़ाने वाले ऐसे सप्लीमेंट्स तैयार कर सकते हैं जो ना सिर्फ लोगों को इन्फेक्शन से बचाएंगे बल्कि कोविड के मरीजों को सेहतियाब होने में भी
मदद मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर बाबर अपने मुल्क को कौम की खिदमत समझते हुए इन खदमात का कोई मुआवजा भी नहीं लेंगे। एंड वी आर ऑनर्ड कि डॉक्टर बाबर रज़ा खान इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आप तो रे ऑफ होप हमें लग रहे हैं इस तमाम तारीकी में और इस तमाम मुश्किलात में। मुझे बताइएगा कि ये जो इम्यूनिटी बूस्टर की आप बात कर रहे हैं सर, ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ है, किन लोगों के ऊपर इफेक्टिव होगा, क्या सबको चाहिए होगा? जी, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको गेयर अप किया जा सकता है। तो अगर आपको क्लिनिकल इन्फेक्शन होने का चांसेस है तो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बेटर फाइट कर सकेगी। और अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो आपकी बॉडी वैक्सीन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडी टाइटर बहुत बेहतर हो जाएगा और आपके चांसेस उस इन्फेक्शन को फाइट करने के बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ये हम जो है फॉर लॉन्ग टाइम हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो सुपर फिट क्रिएचर्स होती हैं, तो उनको हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए इम्यून बूस्टर्स रेगुलरली देते हैं। तो वो इम्यून बूस्टर्स जो हैं वो साइंटिफिक बेस्ड होते हैं, क्लिनिकली प्रूवन हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सारे उनके। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑफर। और मैं इसमें ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स की जो मैं इस वक्त कनाडा में था और इट इज़ नॉट ए टाइम टू ट्रैवल, तो मेरे दोनों बड़े भाई जो हैं दे आर आर्मी ऑफिसर्स, एक जो हैं वो ब्रिगेडियर शाहजहान, एक मेजर जनरल नसीर हैं। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि जी आप आएँ, आप कौम का कर्ज उतारें, आपने यहाँ से पढ़ा था, आप पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की रिनोन्ड जो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कंपनीज़ हैं उनके लिए पिछले 20 साल से एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑफर। आई डोंट नीड ए सिंगल पेनी, इट इज़ माई गिफ्ट टू माई पीपल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा जज्बा है और हम ऑनर फील कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने कनाडा में क्या देखा कि लोगों ने किस तरीके से इस पेंडेमिक का सामना किया, इससे फाइट की, इससे एहतियात की, और पाकिस्तानियों का रवैया आपने कैसा देखा, और कन्फ्यूजन क्या आपने देखी कि पाकिस्तानियों में मौजूद है कि किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है? जी, सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करें तो कनाडा में लोगों का जो बिकॉज ऑफ द वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे गो के इन्फेक्शन रेट अब पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स ने तमाम ने एक कोहेसिव पॉलिसी के तहत काम किया, और उस पॉलिसी के तहत काम करने से ये हुआ कि वहाँ पे इन्फेक्शन को हमने बेटर कंट्रोल किया। मास एजुकेशन बहुत अच्छी की गई, कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, डिजिटल ऐप्स बनाए गए, लोगों को अपडेट किया गया। और ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने मौकरी देखी है कि हर दूसरा बंदा जो है वो यहाँ पे कोरोना वायरस का एक्सपर्ट बन गया है, और हर कोई जो है वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर ने लीड ली। प्राइम मिनिस्टर वाज सपोर्टेड विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ मोर देन 300 साइंटिस्ट्स। उनके जो है ब्रीफ्स होते थे, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने आके उस साइंटिफिक नॉलेज को पब्लिक को एड्रेस करके बताया, और इस वजह से पूरी टीम जो थी साइंटिस्ट्स की, प्राइम मिनिस्टर की, उसने कौम को लीड किया। और आपको हैरत होगी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, कनाडा जो है आफ्टर न्यूजीलैंड इज़ द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने सबसे बेस्ट इसको हैंडल किया। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो कि एथलीट्स एंड प्लेयर्स को दिए जाते हैं, जो उनको एक सुपर फिट रखने में मदद देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन के ट्रायल्स भी हो रहे हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन बन भी चुकी है, पाकिस्तान में भी चाइना के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं। उस वैक्सीन के साथ भी इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत होगी, और ये इम्यूनिटी बूस्टर एंड वैक्सीन दोनों के दरमियान जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ बता दीजिएगा। जी, सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए, इसलिए कि अब वैक्सीन जो है उसके ट्रायल्स शुरू हो गए। जस्ट लाइक कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारा फियर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इम्यून बूस्टर्स वैक्सीनेशन के साथ यूज़ करेंगे तो वैक्सीन का रिस्पॉन्स बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये वैक्सीन जो है ये डिफरेंट जो इसके ट्रायल्स हैं वो शुरू हुए हैं। और मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन इस वक्त हम लोग अमेरिका में ट्रायल कर रहे हैं और कनाडा में और यूरोप में,
वो वैक्सीन, चूँकि ये वैक्सीन तैयार की गई है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं किसी भी वैक्सीन की तैयारी के लिए वो हमने किए हैं, लेकिन वो कंप्लीट ट्रायल्स नहीं हैं। इस वजह से वैक्सीन जो है उसकी एफिकेसी, सेफ्टी और उसकी जो है इकोनॉमिकल अफोर्डेबिलिटी जो है, ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम वैक्सीन को देख रहे हैं। बट वी आर वेरी क्लोजली वॉचिंग, और ये पूरी दुनिया में नोन है कि अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है वो सप्लीमेंट करते हैं वैक्सीन के साथ, तो जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर होगा। उससे ना सिर्फ आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे, बल्कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी सेकेंडरी रिकवरी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दैट्स ग्रेट। ये जो फर्टिलिटी है यानी वो कम हो जाएगी, और उसकी जो डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत कम हो सकती हैं। और डॉक्टर साहब, ये सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सप्लीमेंट हर इंसान यूज़ कर सकता है। इसमें हमने जो सप्लीमेंट्स बनाए और हमारा 20 साल का तजर्बा है इस पे, उसमें ये है कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं कि जो इसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। और ये जिस वक्त आप लेंगे तो आपका नॉट ओनली अगेंस्ट कोरोना एंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप देखते हैं एथलीट्स को कि वो जो हैं सुपर फिट इसीलिए होते हैं कि अदर दैन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हमको रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाते हैं, हम उनको इम्यून बूस्टर्स देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये एथलीट्स जो होते हैं, चाहे वो हॉर्सेस हों, चाहे वो ह्यूमन एथलीट्स हों, ये ट्रैवल करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खेलने के लिए, तो ये डिफरेंट जो है क्लाइमेट उससे एक्सपोज होते हैं। तो इनकी इम्यूनिटी जो है अगर अपग्रेडेड ना हो तो ये दे कैन पिक अप द इन्फेक्शन। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ आप एक किताब भी लिख रहे थे, वो किताब कब तक मुकम्मल होगी, मार्केट में कब तक आएगी? कोविड-19 द पेंडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी, इस किताब में क्या पढ़ने को मिलेगा? कोविड-19 द पेंडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी दुनिया की सबसे पहली, सबसे मुफस्सल कोरोना वायरस के ऊपर किताब है। इस किताब का आइडिया इस तरह कंसीव किया गया कि जिस वक्त कोविड-19 कनाडा में स्प्रेड होना शुरू हुआ, 13 मार्च 2019 को कनाडा ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया। तो जस्टिन ट्रूडो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जितने मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड लोग हैं इनको पूरे कनाडा से इकट्ठा करें, इनकी रिसर्च टीम्स बनाएं। मुझे ऑनर हुई कि मैं रिसर्च टीम का जो है रिसर्च कोऑर्डिनेटर बना। तो हमने जितनी दुनिया में रिसर्च पब्लिश हुई, इट इज़ मोर देन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, उन तमाम को पढ़ा। उन तमाम में से जो चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें थीं और जो डिफरेंसेस थे, उन सब का क्रिटिकली रिव्यू किया। इसके 25 चैप्टर्स हैं, 900 पेजेस हैं। इट हैज़ बीन appreciated by United Nations, WHO and Canadian government has officially sponsored it। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब को कम से कम अपने लोगों को पहले गिफ्ट करूं, कैनेडियन लोगों से। तो इसका जो किताब अंडर प्रिंटिंग है, नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं इसको पहले पाकिस्तान में लॉन्च करूंगा, और सेकंड इसकी लॉन्च जो है वो टोरंटो में होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में आए, हमारे बड़ी फ़ख्र की बात थी ये। और फरा शुक्र है कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, हम शायद हाईलाइट नहीं करते हैं, इतना काम पाकिस्तानी डॉक्टर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही। एक और इस हवाले से जो अच्छी खबर है वो ये है कि एक स्मार्टफोन से भी पलक झपकते ही कोई कोविड का टेस्ट करने का जो है तरीका दरियाफ्त किया गया है, और स्मार्टफोन कोविड टेस्ट एप्लीकेशन से कोरोना की जाँच बहुत आसान होगी। ये क्रेडिट भी एक पाकिस्तानी डॉक्टर को जा रहा है, वो कि डॉक्टर नकीब खालिद है और उनके भाई नजीब खालिद, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें बनाई हैं। सो ये अच्छी बातें इस तरह से होती रहती हैं और हमें उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम आपको बताते हैं कि अदाकारा माहिरा खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं, और माहिरा ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। शहरियों से अपील की है कि मास्क पहने और SOPs पर अमल दरामद करें। जिस शख्स को भी कोरोना हो रहा है वो आपको ये ताकीद कर रहा है, इसको संजीदा लीजिए, इसलिए कि उनको अंदाज़ा हो जाता है ना कि वायरस कितना, अगर ये खुदा खास्ता आपको उसकी वजह से आपकी मोर्टेलिटी नहीं भी होती तो भी वो आपके लिए इतना पेनफुल है और इतना मुश्किल है उसको टॉलरेट करना। जैसे मैंने शेयर किया था, इसके साइकोलॉजिकल, इसके इमोशनल ट्रॉमा भी इसके साथ है, फिजिकल तो है ही है। सो यकीनी तौर पर आप ज़रूर अपनी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त और एहतियात करें। अभी भी घर से निकल रहे हैं तो चेक कर लें, मास्क है आपके पास, सैनिटाइज़र है आपके पास, और सेफ डिस्टेंस पे रहना है आपने। विल टेक अ ब्रेक के बाद मिलते हैं।
सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको भी अंदाज़ा होगा कि एक दिन हम अचानक हैरान परेशान रह गए जब हमें पता चला कि वो हमारे सबके फेवरेट हीरो जिन्होंने कि पूरे पाकिस्तान को अपना ख़ास तौर पे गिरविदा बना रखा है, हिला के रख दिया सबको। शोरा आफाक तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार एंजन अल्तान पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस चले गए। मुख्तसर दौरा था, दिल दुखा, फिर कोरोना था, इस पर भी दिल दुखा कि मुलाकातें नहीं हो सकी। एंजन अल्तान निजी कारोबारी कंपनी की दावत पर 10 दिसंबर को लाहौर पहुंचे थे। दौरे के दौरान उन्होंने निजी कंपनी के साथ मुआहदे किए और कंपनी ने उन्हें अपना सफीर भी मुकर्रर कर दिया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के दौरे पर 10 दिसंबर को पहुंचने के बाद उन्होंने 11 दिसंबर को लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा किया। मुख्तसर दौरे के दौरान तुर्क अदाकार लाहौर में पाकिस्तान के लजीज खाने भी उन्होंने खाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने उसकी तारीफें की बहुत सारी और मीडिया से भी बहुत सारी बातचीत की। और उनका लाहौर लाहौर है। उन्होंने कहा कि उर्दू में मुझे 2 ही बातें आती हैं, उसमें से एक लाहौर लाहौर है। और उन्होंने बातचीत की पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ काम करने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया है। तुर्क अदाकार ने दौरे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात की। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम बाकी की बातें जो हैं वो फातिमा से ज़हरा से जानते हैं जो कुछ किस्मत है टू मीट हिम इन पर्सन एंड क्वेश्चंस वगैरह करने में। फातिमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आज आप पे रश्क कर रहे हैं हम। So, आपने कितने फुट की दूरी से देखा है? मैंने ऑलमोस्ट 3 फीट की दूरी से देखा है उन्हें। अच्छा ठीक है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्या क्या कुछ हुआ? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और उनका विजिट भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि जो फैंस हैं उनके वो तो हम सब जानते हैं कि कितना इंतज़ार था। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा अफवाहें थी कि वो अक्टूबर में भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो बस अफवाहें रह गई। और फाइनली फिर 10 दिसंबर को वो आए जिसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइड करके रखा गया था, मीडिया को भी बताया नहीं गया था। लेकिन क्योंकि मीडिया है तो 92 न्यूज़ ने सबसे पहले खबर चलाई कि लाहौर एयरपोर्ट पर वो लैंड किए थे और उनका विजिट जो है वो 2 दिन पर मुहित था। बिल्कुल। फातिमा में ये बताएं कि हमने कई तस्वीरें देखी कि फैंस ने अर्तुगरुल के साथ तस्वीरें लगाई हैं, वो सब फोटोशॉप्ड हैं, क्या किसी फैन की मुलाकात नहीं हुई? ऐसा ही बिल्कुल, वो सब फोटोशॉप्ड हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उनका इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा हाइड करके भी रखा गया था क्योंकि फैंस जितने पागल हैं उनके लिए ऑब्वियसली उन्होंने उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी थी अगर कोई विजिट उनका सबको बताया जाता। सेकंड ये कि जब वो आए तो ट्विटर पर भी ये टॉप ट्रेंड रहा वेलकम टू पाकिस्तान, और जब वो गए तब भी टॉप ट्रेंड में वो जा रहे थे कि थैंक्स एंजन। तो ये सारी बात है कि विजिट आना और इतनी मोहब्बत समेटना, और अगर बता के आया जाता तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता उनके लिए फैंस से दूरी इख्तियार करके रखना। तो देखने में वाकई वो बे फीलिंग आती है कि जो अर्तुगरुल बे कहा जाता था कि जी कि ये हमारे सरदार हैं, वो देखने में लगता है वैसी पर्सनैलिटी। मुझे तो देखने में इस वेस्टर्न ड्रेस में नहीं लग रहा था, वो कॉस्ट्यूम में ही अपने उनकी सज धज जो है वो पूरी। ये बताएं आपको कैसा लग रहा है? नहीं, देखने में ऑब्वियसली पर्सनैलिटी उनकी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे आए थे। यहाँ पे वो टेलीविजन के अर्तुगरुल नहीं थे, यहाँ पे वो एंजन अल्तान के तौर पर आए थे। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल कितनी डिसअपॉइंटेड थे फैंस ये देख करके आप वो वहाँ पे तो आप यूं और यहाँ पे आप इस तरह की कोई बातें हुई जो रिवायती पाकिस्तानी फैंस करते होते हैं? अच्छा, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानियों की भी और ओवरऑल लाहौरियों की खास करके कि जिंदा दिलाने लाहौर हमें कहा जाता है। और बाकी में जब कोई आता है तो मोहब्बत ही मोहब्बत दी जा रही थी उनको। कहीं से भी होता है ना कोई हेट का एलिमेंट आया हो, उनकी आमद पर हेट का एलिमेंट कहीं से भी नहीं आया। इनफैक्ट सारे लोग उनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही कर रहे थे। और इनके 2 दिन के दौरे पर भी सब ने जो पिक्चर्स भी फोटोशॉप करके लगाए, मतलब जो ख्वाहिशात किसी की थी उनसे मिलने की वो वैसे तो पूरी ना हो सकी लेकिन फोटोशॉप के थ्रू उन्होंने कंप्लीट कर ली। कोई ऑफर उनको मिली है पाकिस्तान में जब मौजूद रहे? उन्होंने कहा कि जी कि वो काम करने को तैयार है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। काम के भी उनको ऑफर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे आप अगर देंगे कोई अच्छा ऐसा प्लान तो फ्यूचर में इन द फ्यूचर बिल्कुल वो करेंगे। और अभी यही कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक बात आ रही है कि उनका कमिंग ईयर के स्टार्ट में बिल्कुल चक्कर लगना है। तो माइट भी पॉसिबल हमारी किसी शूट पर ही उनका चक्कर लगे और पाकिस्तान के लिए कोई प्रोजेक्ट वो कर ही रहे हो। बिल्कुल ठीक है फातिमा, थैंक यू वेरी मच आप आई और एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। ये भी बताया कि मैं दिल में ना बहुत ही कुड़ रहा था कि मेरी तस्वीर नहीं है, सारी फोटोशॉप है, आपने परेशान नहीं होना है, सिर्फ वज़ीर आला पंजाब वाली असली तस्वीर है। हाँ, मगर इन तमाम ठीक है, अभी लव एडोर देम, हमें प्ले बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा कि जब पाकिस्तानी ड्रेसेस ने भी अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो वो भी पाकिस्तानी एक्टर्स को छोड़कर तो फिर अब उधर चले जाएं। और हमारे अपने एक्टर्स, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है बहुत खूबसूरत है। वी हैव वेरी टैलेंटेड एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स हु डिज़र्व के उनसे भी प्यार किया जाए और इसी तरह से उनको भी उनकी राहों में भी आंखें बिछाई जाए, जैसे कि एक्टर होता है
उसे अगर आप अर्तुगरुल गाजी बना देंगे तो अर्तुगरुल गाजी बन जाएगा, अगर उसे आप गंडासा पकड़ा देंगे तो मौला जट बन जाएगा। पाकिस्तान में भी अगर अच्छी प्रोडक्शंस हों तो फिर ऐसे ही किरदार हमें पाकिस्तान में भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, एंड वी लव देम, वी अडोर देम, नो डाउट इन दैट, बट हमें अपने आर्टिस्टों को और अपनी इंडस्ट्री को भी साथ साथ प्रमोट करना है, नज़र में रखना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर हमारी कम्युनिटीज़ और सेहत के निज़ाम के लिए ख़तरा तो बन चुकी है। इसी सिलसिले में कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम पर बोझ को कम करने के लिए कराची की तंजीम इंटरेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने IRD यानी इंटीग्रेटेड कम्युनिटी रिस्पॉन्स पर काम का आगाज़ कर दिया। ये मॉडल मुकामी और निजी प्रैक्टिशनर्स और प्राइमरी केयर क्लिनिक्स के साथ साथ की शराकत के ज़रिए स्क्रीनिंग, तशख़ीसी और इलाज के हवालाजात, राब्ते का पता लगाना, ज़हनी सेहत से मुतालिक मुशावरत और ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये फराहम करता है। ये सारे वो एरियाज़ हैं हमजा जो बड़े इंपॉर्टेंट है जब हम इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कामरान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं ये IRD कोविड-19 मॉडल के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमा दीजिएगा कि ये मॉडल है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या फ़ायदा है इसका? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम डॉक्टर कामरान है, मैं IRD पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हूँ। हम लोग IRD मॉडल को रन कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जब ये कोरोना की पहली लहर आई तो जितने बड़े अस्पताल हैं उसमें बहुत ज़्यादा रश हो गया, आवाम को ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और बहुत सारे ऐसी डेथ्स भी हुई जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से शहर में हुई। और चूँकि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे कोई रिस्पांस अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो टर्शरी हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरमियान में सामने आए। जितनी ज़्यादा डिमांड थी हेल्थ केयर सिस्टम्स के हवाले से लाइफ सेविंग की, उसके हिसाब से हेल्थ केयर की क्वालिटी सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी। सप्लाई से मेरी मुराद ये कि अस्पताल में ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह की जगह पूरी चौक हो चुकी थी। इस सिलसिले में IRD पाकिस्तान ने एक IRD मॉडल बनाया जिसके तहत हमने ये एम्पावर किया कि जो GP लेवल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के GPs को ऑक्सीजन की ट्रेनिंग दी। अभी हम माशाल्लाह से हमारे 200 के करीब GP पार्टनर्स हैं जिनके साथ एग्रीमेंट, अंडर द एग्रीमेंट जो हमारे साथ इसमें इश्तराक रख रहे हैं और जिसमें जिनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े साइज़ के ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर और साथ में PPE, मास्क, ग्लव्स वगैरह सब सप्लाई किए हैं और वो जो ऑक्सीजन थेरेपी फराहम करें। हमने उनको ट्रेनिंग भी दी ऑक्सीजन थेरेपी की ताकि यही मरीज़ जो मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जाने से पहले अपने ही घर के करीब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपने ही घर से करीब ऑक्सीजन थेरेपी, ये तो बहुत एक जैसे कहना चाहिए ना ज़रूरी इस वक्त स्टेप है। लेकिन ये बताइएगा ये मॉडल पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह से कोई मौजूद है जिसको देखकर इसे अपनाया जा रहा है या सिर्फ कराची में काम कर रहा है, इसको बाकी मुल्क में भी फैलाने का कोई सिलसिला और बंदोबस्त है? और तीसरा, हमने देखा अभी KP में बात हुई थी ऑक्सीजन ही किसी तरह से सप्लाई ख़त्म होने की वजह से, तो ये सप्लाई, ये ऑक्सीजन और ये जो आप इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं? ये कोई फ़र्क चीज़ें हैं जो वेंटिलेटर बेड्स होते हैं या ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स होते हैं और इसमें? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग एग्जैक्टली क्या करें ताकि उसकी डायमेंशंस का लोगों को पता हो। ये इस तरह के मॉडल का प्रेसिडेंस ग्लोबली नहीं नज़र आया। हमने एक मॉडल को अपनी नीड के हिसाब से जनरेट किया। पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है, हमने ये देखा कि कराची में, इस वक्त कराची में ही है इस वक्त मॉडल, मगर फेयरली रेप्लिकेबल अक्रॉस द कंट्री एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बेसिकली। सो मामला ऐसा है कि अगर आप लोकल जनरल प्रैक्टिशनर को ट्रेन कर दें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए और उसके साथ रेफरल नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे कि किस मौके पे ऑक्सीजन थेरेपी अस्पताल में देना बेहतर रहेगा बनिस्बत किस मौके पे ऑक्सीजन थेरेपी क्लिनिक में देना बेहतर रहेगा, ये मॉडल इसको मुमकिन बनाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदेमंद होगा। डॉक्टर कामरान, बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान का हिस्सा बने। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसलिए कि जब कोविड से आप इफेक्टेड होते हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स ही वो हैं जो कि डिप करते हैं और जिनके ऊपर नज़र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
कहते हैं ना शौक का कोई मुल नहीं। तो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत सारे टॉयज़ और उनमें ख़ास तौर पे वो जो उड़ते हैं और जिनको आप उड़ाते हैं बड़ा शौक रहा होगा। हमज़ा का ये शौक जो है अभी तक कायम दायम है और हमज़ा ने ये एक एक्सपीरियंस भी किया है। वैसे आपको पता है मैंने भी ये किया हुआ है और मैंने तो जहाज़ उड़ाया भी हुआ है, लेकिन उस वक्त अभी इस्लामाबाद में पाबंदी नहीं लगी थी और हम लोग जो है F10 पार्क, एक बहुत बड़ा फातिमा जिन्ना पार्क, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे जो आराम से अपने ये जहाज़ जो उड़ाया करते थे। तो मैंने भी इस पे पूरा वो सेगमेंट किया था, लेकिन अब पाबंदी लग चुकी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बिल्कुल, ये जो फरा बातें कर रही है ना, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दाऊद के साथ हमने ये किया। दाऊद के पास बेहतरीन जहाज़ हैं, कैसे जहाज़ हैं वो हम आपको दिखाएं। नाजरीन, शौक का कोई मोल नहीं होता, ये तो आप सब ने सुन रखा है, लेकिन शौक पालने की कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई हद नहीं होती। ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बचपन में शौक शुरू होता है रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से, जो असली गाड़ियों पर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और एक उम्र आती है जब वालिदैन भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब ये शौक बच्चों के हैं। लेकिन जिद्दत अगर आप उसमें ले आएँ तो किसी भी उम्र तक उस शौक को लेकर जाया जा सकता है। और आज ऐसे ही एक नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिसका शौक बढ़ता बढ़ता है, ऐसी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से बढ़ता बढ़ता ये बड़े बड़े जहाज़ों तक आ गया है, जो खिलौने तो हैं लेकिन ये बड़े लोगों के लिए हैं। तो अगर आप भी कोई शौक रखते हैं और आप उस शौक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मुझे मिनी एयरपोर्ट लग रहा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और ये जिस नौजवान का शौक है उसी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। शेख दाऊद बिन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। ये शौक हमें बताएं कि कब से शुरू हुआ और अभी तक ये कंटिन्यू है, या ये बचपन का ही शौक था और अब ख़त्म हो गया, आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ी हैं उनको कभी कभी आप जो है अप्लाई कर लेते हैं? जी, सबसे पहले हमजा मैं अपने अल्लाह का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वो मुझे इस लेवल पे लिया है, ठीक है, उनका बहुत करम है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, अब इसमें हमें पहले आप ये बताएं कि ये तो इतने सारे हैं, मैं गिनने की कोशिश कर रहा था, ये 40 से ऊपर हो गए थे, फिर मैं भटक गया ना कि वो कितने ज़्यादा थे। मुझे ये बताएं कि ये सबसे पुराना कौन सा है इसमें? ठीक है, वो मुझे बता दें कि ये मेरा इनमें सबसे पुराना पड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा, इनमें से सबसे जो पुराना, मैं आपको LA रेसर का थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगा कि ये मेरा, आप कह सकते हो कि सबसे पुराना एयरप्लेन है, क्योंकि मैं 15 ईयर्स तक रखता हूँ अपने एयरप्लेन्स को, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं मैं करता, मेरी कोशिश ये होती है कि जो इसको कंसर्न पर्सन है, जो इसको जानता है, इस हॉबी को अच्छे से जानता है, ठीक है, मैं उसको एक, आप कह सकते हो कि एज ए गिफ्ट मैं उसको दे देता हूँ ताकि वो इसको आगे कंटिन्यू करे, इसको छोड़े ना। तो घर में और भी किसी को शौक था या खुद ही बचपन से ये शौक था और इसको अभी तक कंटिन्यू किया? ठीक है, स्टार्टिंग तो मेरे फादर को था, ठीक अच्छा। है, जब मैं पैदा हुआ, ठीक है, 92 में माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए एक एयरप्लेन लेके, जब इवन के जब मैं बोल भी नहीं सकता था, ठीक है, तो मेरे लिए एयरप्लेन लेके तब से शौक है, लेकिन स्टार्ट फादर को था। तो इसमें कोई फादर का भी हिस्सा है कि उनको शौक था, या ये सारे आपकी मिल्कियत है, आपके हैं, फादर का इसमें से कुछ नहीं है? ये अंडरस्टूड है कि ये सब कुछ फादर का है। अच्छा, अंडरस्टूड है, ठीक है, और ये हम सब का है माशाल्लाह। तो ये हॉबी खासी महंगी भी नज़र आ रही है देख करके, ये बहुत महंगी हॉबी है, तो इसको आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? कौन सा सबसे सस्ता जो है वो कितने का है और सबसे महंगा जो आपके पास जहाज़ है वो कितने का है? सबसे सस्ता सबसे LA रेसर है, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप इसको 35,000 के पैकेज के अंदर आप इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जिसमें आप फ्यूल का मज़ा भी ले सकते हो, आप इसमें रियल टच भी ले सकते हो। और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा तो वो हमारे पास बिल्कुल टॉप एंड पे ब्लू वाला पड़ा हुआ है, SU30। वो पीछे जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो पीछे नज़र आ रहा है SU30 है, ठीक है। अगर सबसे नया भी यही है? बिल्कुल सबसे नया भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स पड़े हैं छोटे छोटे, वो भी बड़े देखने में प्यारे लग रहे हैं, उनको देखते हैं। तो दाऊद, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भी उतने ही चलते हैं, उतने ही बेहतरीन हैं, या फिर ये थोड़े से जिस तरह हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर स्लो होते हैं, ये भी वैसे ही स्लो हैं? हेलीकॉप्टर इज़ मच लाइक, आप कह सकते हो कि ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है। इसमें आपको, आप जैसे हम लोग बात करते हैं 6 सेंस, ठीक है ना, हम लोग जब एयरप्लेन फ्लाई करते हैं तो आपको उसमें 6 सेंस ऑन करने नहीं पड़ते अपने जो माइंड के हैं, ठीक है, बट आपको हेली उड़ाते हुए आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपने इसको बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे उड़ाना है, एक्यूरेट हाइट पे उड़ाना है, आपने इसका हैंग एक्यूरेट लेवल पे करना है। और इसके RPM बहुत हाई RPM होते हैं, 15 to 20,000 RPM पे ब्लेड रन अप कर रहा होता है, इसको स्पिन कर रहा होता है, ठीक है।
ये हमें यहाँ पर आप बताएं कि बैटरी से चलते हैं, फ्यूल अंदर डलता है, किस तरीके से इसको चार्ज करना पड़ता है, कैसे इसको ऑपरेट करता है? ठीक है, कुछ ऐसे एयरप्लेन्स हैं जो डायरेक्टली बैटरी ऑपरेटेड हैं, ठीक है, जैसे कि ये ग्लाइडर है, आपको अगर नज़र आ रहा हो, ठीक है, एक ये फुली बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, बट इसमें मोस्टली 99% जो है ये आपको पीछे कलेक्शन नज़र आ रही है, ये सारे के सारे फ्यूल ऑपरेटेड है। यहाँ पर बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस पूरी कलेक्शन के अंदर ये जो मिनी एयरपोर्ट है, यहाँ पर F-16 भी मौजूद है, जिसका नाम हम सब ने सुन रखा है। तो दाऊद से वही जानते हैं ये F-16 है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। दाऊद, ये बिल्कुल F-16 जैसा बनाया गया है, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या आपने स्पेशल ऑर्डर किया था? बिल्कुल, इसके स्पेशल ऑर्डर किया जाता है, ये कस्टमाइज़ किया जाता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है, जो आपका एक शौक़ होता है, ठीक है। बिल्कुल F-16 है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F-35 भी पड़ा हुआ है। इन दोनों में से बेहतर जहाज़ कौन सा है? हमारे लिए तो F-16 बेहतर है ना? बिल्कुल, हमारे लिए एक ये कौमी निशान है F-16 जो है ना, बिल्कुल मैं इसको बेहतर कहूँगा F-16 को। यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत जहाज़ हैं, अगर मैं सारों पे बात करने लग जाऊंगा ना तो पूरा प्रोग्राम इसी के अंदर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक जहाज़ नज़र आ रहा है, ये इसका नाम क्या है? वाइपर, इसका नाम है वाइपर। अच्छा, इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है, ठीक है, वो मोर देन 12 लीटर है। अच्छा, ठीक है, हाँ, और ये 12 लीटर इसने विदिन 10 मिनट्स में कंज्यूम कर लेना है। 10 मिनट्स में? विदिन 10 मिनट्स में से कंज्यूम कर लेना है। यानी कि इसको हमने अगर उड़ाना है तो 10 मिनट के अंदर इसको 10 मिनट के अंदर हम टाइमर लगा लेते हैं अपने रेडियो के अंदर। अच्छा। ठीक है ना, हमें वो टाइमर के अलावा हमारे पास एक टेलीमेट्री सिस्टम होता है, इसमें हमें पता चल रहा होता है फ्यूल कितना रह गया, रिमेनिंग कितना फ्यूल है। जैसे लाइक गाड़ियों में एक मीटर होता है, ठीक है, हमारे पास भी मीटर होता है, हमें पता होता है कि कितना फ्यूल रिमेनिंग है। ये है जो दाऊद का सबसे पसंदीदा, सबसे लेटेस्ट है। ये दाऊद कब मंगवाया आपने और इसमें ऐसी क्या खास बात है आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे पहले कि ये पाकिस्तान में नहीं, पूरे एशिया में ये चंद ही जहाज़ तैयार किए गए हैं, इस तरह के मॉडल जो है ना, चंद तैयार किए गए हैं। लाइक आप कह सकते हो कि उनमें से पाकिस्तान में भी एक नंबर पे आता है, ठीक है, कि माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये जहाज़ आ चुका हुआ है, माशाल्लाह पाकिस्तान। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अल्लाह एंड माय फादर, थैंक यू आल्सो। तो अच्छा, ये भी उनकी मिल्कियत है, जैसे दाऊद ने बताया था कि सारे वैसे उनके ही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा इसकी क्लाउडिंग को। अगर आप इसको क्लाउडिंग को देखें, इसको अगर आप ये फील करें, ठीक है, हम लोगों ने इसको बिल्कुल रियल टच दिया हुआ है। हम लोगों ने स्पेशल ये रियल टच देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, ठीक है ना, उसको हमें इनकर करनी पड़ती है, तो वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा जहाज़ है, इसमें मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी बैठ सकता हूँ। अगर ऊपर सीट बेल्ट बांध दी जाए ना तो मैं इसमें जो है खुद भी फ्लाई कर सकता हूँ। लेकिन ये ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दाऊद बता रहे थे कि ये इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, तो ये चलता कैसा होगा। हमने दाऊद से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर हम उड़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्सी की जा सकती है कि इसकी आवाज़ कैसी है और ये चलता किस तरह से है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है। तो अब हम इसको बाहर लेकर जा रहे हैं और देखते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी है। ये तकरीबन 15 फीट से ज़्यादा फासला है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, इस वक्त जहाज़ स्टार्ट है और यहाँ तक हीट आ रही है उसकी। इतना सख्त और बड़ा इंजन है कि यहाँ तक हीट आ रही है। अगर मुझे लगता है कि मैं 10 फीट आगे भी चला जाऊँगा फिर भी इसकी हीट आएगी। तो इंटरनेशनली कभी आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है? इनके कंपटीशंस होते हैं, कभी सोचा कि हिस्सा लेना चाहिए? और इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? इसके अलावा मेरी यही हॉबी है। अच्छा, यही हॉबी मेरी यही हॉबी है। और इंटरनेशनल कंपटीशन इनके बहुत अच्छे होते हैं और बड़े हाई लेवल पे जाके होते हैं। अच्छा। जेट वर्ल्ड मास्टर अभी चाइना में हुआ था, जिसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी रेडियो कंट्रोल पायलट गए, ठीक है, जिसको हम लोग RC पायलट बोलते हैं, ठीक है, वो लोग गए, उन्होंने जाके पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे जाके प्रेजेंट किया, जो कि टॉप 7 नंबर पे आया, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही हम लोग पाकिस्तान को अच्छे नंबर पे, अच्छे फिगर्स में जाके हम लोग पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकें, जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल, हम जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकें हम लोग करें मैक्सिमम लेवल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दाऊद, आपने हमें ये जहाज़ दिखाया जो आपका शौक़ है। दाऊद की तरह अगर आपका कोई भी शौक़ है, चाहे वो जहाज़ों का है, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं या इस तरह की कोई भी मुनफरिद चीज़ है, तो उस शौक़ को जारी रखें और वक्त के साथ उसमें जिद्दत लाते जाएं और फिर दुनिया में आप पाकिस्तान का नाम किसी तरह भी रोशन कर सकते हैं। जी, तो आप देख रहे थे कि हमज़ा ने किस तरह से विज़िट किया कि अगर शौक़ है तो कैसे आप एक ग्रैंड कलेक्शन भी कर सकते हैं और शौक़ को पाल भी सकते हैं। लेकिन मैं
मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और मुझे मालूम है कि पैराग्लाइडिंग होती थी खानपुर डैम के ऊपर, इस्लामाबाद में, जैसे मैंने कहा, हम फातिमा जिन्ना पार्क में इकट्ठे होकर लोग जो है जहाज़ उड़ाया करते थे। फिर सिक्योरिटी रीजंस ये एक्टिविटीज़ बंद है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के शौकीन हैं उनके लिए कोई ना कोई एरिया होना चाहिए जहाँ पर जाकर वो कर सकें। इनका क्लब है, उसका लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है, इनके पास लाइसेंस है। और मुझे दाऊद ने बताया कि जब ये कुछ इंपोर्ट करते हैं तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं क्लियरेंस के ऊपर भी, कि ये क्लियर होता है, पता लगता है कि आप उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। और इसीलिए जब हमने उनको रिक्वेस्ट की उनका कि यहाँ पे मैं नहीं उड़ा सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, तो वो कहते हैं कि किसी दिन फिर जब उधर जाएंगे हम क्लब में तो आपको उड़ा के भी दिखाएंगे। बिल्कुल सही, तो आप उड़ते हुए भी देख सकेंगे। अच्छा जी, फूल खिलते हैं और इस्लामाबाद एक बड़ा खूबसूरत शहर है हमसा। खूबसूरत शहर। उस शहर में बहुत से खूबसूरत रंगों के फूल होते हैं, जिसमें आजकल गुले दाऊदी जो हैं उनकी बहार है। और आपको मालूम है अब तो नहीं लगती, लेकिन ये एग्जीबिशंस लगा करती थी। हमारा रोज़ एंड जैस्मीन एक गार्डन होता था जिसमें भरपूर फूलों की नुमाइश गुले दाऊदी की जो है वो हुआ करती थी। एंड आई रियली मिस के वो अब नहीं होती। लेट्स होप के इस तरफ भी तवज्जो दी जाएगी कि इस तरह की एग्जीबिशंस भी हों। बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम मलिक ने इस्लामाबाद से ये एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। मौका कोई भी हो, खुशनुमा और रंग बिरंगे फूल उसे खास बना देते हैं। मोहब्बत की अलामत गुलाब की बात हो या खुशबू लुटाते गेंदे और कमल के फूल, उनके दिल फरेब रंग और खुशबू सबके मन को महका देती है। ये फूल इंसानी आँख के लिए ज़ौक़ का सम्मान है, तो उनका मीठा रस किसी के लिए ग़िज़ा का दर्जा भी रखता है। जो हम कह नहीं सकते वो फ्लावर्स हमसे ज़्यादा बेहतर कह देते हैं। और ना सिर्फ ये मैं थोड़ी देर के लिए मिलके चली जाऊँगी, लेकिन ये फ्लावर्स उसके कमरे में रहेंगे, वो दोस्ती का एहसास उसके साथ रहेगा, और जब तक इनकी महक रहेगी वो भी खुश, मैं भी खुश। एक फ्रेशनेस और एक फीलिंग ब्यूटी की देते हैं घर में। और मेरे ख्याल में एक रोज़ एक आई थिंक थॉट्स आपकी क्लियर होती हैं, घर में रखने से नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं। रंगों की बहारें बिखेरते और खुशबू लुटाते फूल इस कायनात का असल हुस्न है, जो ज़मीन का जेवर ही नहीं बल्कि घरों की शान, महफिलों का हुस्न और खूबसूरती की अलामत भी हैं। फूल इजहार का बेहतरीन जरिया होते हैं, जिनके जरिए हम अपने दिली जज्बात और एहसासात दूसरों तक बाआसानी पहुंचा सकते हैं। 10 मिनट लग जाता है बनाने पे और खर्च तकरीबन आ जाता है, इस पे 200-250 आ जाता है, 400 450 हम बेच देते हैं। दारुल हुकूमत में कई जगहों पर कायम दुकानों पर रखे ये फूल अपने हुस्न की तेज महक से सर्द मौसम में भी शहर इक़्तिदार को महका रहे हैं। कैमरामैन वकास महमूद के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। खूबसूरत फूल। और तोहफे के लिए कैसे होते हैं फरा फूल? अभी मैं हमजा को एक्सप्रेस कर रही थी, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि तोहफे में देना नहीं अच्छे लगते मुझे लगता है कि फूल लगे हुए अच्छे लगते हैं। आप फूल लगाएं, आप फूलों को देखें। ये टूटे हुए फूल हैं ना, और वो ये नहीं मुझे अच्छे लगते। अब पता नहीं इसको लोग क्या कहें, कैसे, मुझे नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अभी पिछले दिनों भी हम ये इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे थे। और बात यह है कि जब भी आप बात करते हैं ना इस तरह की जो रियलिटी हो, तो बहुत सारे लोगों को लगता है आप तो गरीबों की शायद उस तरह से हिमायत नहीं कर रहे। ये बात नहीं है, लेकिन आज जो वाक़या हुआ है ये उसी का तसलसल है जो हमने कुछ दिन पहले बात की थी। कराची से अफसोसनाक खबर आई है कि जहाँ घरेलू मुलाजमा ने चोरी के दौरान पकड़े जाने पर घर की मालकिन को कत्ल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अफसोसनाक वाक़या। बड़ा रिस्पांस सामने आया कि जी कि उन बेचारों, वो बेचारे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर देखें। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वाक़या गुलबर्ग ब्लॉक 5 में पेश आया, जहां अलसु मुलाजमा ने घर में चोरी की वारदात करने की कोशिश की और इस दौरान घर की मालिकन, अफसोसनाक बात यह है 85 साला नूरजहां ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे कत्ल कर दिया। इससे पहले ना अब वो वाक़या फिर दब गया, लेकिन आपको मालूम होगा हमारे बहुत मारूफ
आर्टिस्ट गुलजी और उनकी बेगम जो है वो भी इसी तरह से उनके कत्ल की वारदात हुई थी और उसमें भी मुलाजिमीन जो है मुलविस होने का पता चला था, लेकिन ये खातून का गला घोंट दिया इस जालिम जिसे कहना चाहिए ना मुलाजिमा ने, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने वारदात में मुलविस मुलाजिमा और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 4 साल से उस घर में नौकरी कर रही थी और उसके बावजूद उसने ये वारदात की और इस दौरान जब वो वारदात कर रही थी तो शौहर घर से बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। अब अगर आप ये कहेंगे जी कि ये तो इतने सालों से मेरे साथ है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं, ये करते हैं, तो मत रखिए। घर में मुलाजमीन रखने से पहले जब तक कोई उनका गारंटर ना मौजूद हो, और वो गारंटर भी आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनी हुई हैं जो आपको मुलाजमीन देते हैं और वो खुद कंपनियों का कोई वजूद नहीं है, बल्कि वो एक जगह पे 2 महीने के लिए लगवाते हैं, 4 महीने के लिए, फिर वो खुद वहाँ से हटवा के दूसरी जगह पे लगवाते हैं, उधर से भी पैसे ले लेते हैं, उधर से भी अपने पैसे ले लेते हैं और चोरियाँ करने में भी वो लोग जो है सहूलत एंड सपोर्टर होते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस पुलिस के पास ना एनरोल्ड और आपके पास गारंटर ना हो, मुलाजमीन रखना जो है उसके ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त आपके सामने है। इसी पर बात कर लेते हैं। मारूफ माहिर डॉक्टर हिदना इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, हम किस हद तक जा सकते हैं कि किसी की जान ले लें, और इतना आसान काम तो नहीं है किसी की जान लेना। क्या ये सिर्फ गुर्बत की वजह से हो जाता है कि या फिर हमारी कोई जहनी हालत दुरुस्त नहीं होती, हम इतने ज़्यादा हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ गया कि हम सोचते ही नहीं है किसी की जान लेते हुए भी? जी वालेकुम सलाम। देखिए अभी न्यूज़ में तो हमारे पास ना एक आउटकम के ऊपर न्यूज़ होती है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, सुसाइड हो गया, ये आउटकम है। और जब ये इतने सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं कि जब ये हमारे पास सामने आती हैं तो हम कहते हैं ओह मर्डर है या रेप है या सुसाइड है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, एक पूरी ट्रेन होती है इवेंट्स की जो लीड कर रही होती है टुवर्ड्स दैट थिंग। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं कॉइन के। अगर हम मुलाजमों की पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी भी एक पूरी एक पीछे लाइन चलती है इवेंट्स की, और अगर हम मालिकान के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ उनकी भी पूरी लाइन है इवेंट्स की। तो मर्डर किसी का कर देना ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक इवेंट है और ये हो गया। डेफिनेटली इसके पीछे कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली उसके पीछे हमारी नफ्सियात भी रोल प्ले करती है और हमारी जो सोसाइटी है वो भी रोल प्ले करती है। और किसी का मर्डर कर देना और उस इतनी करेज या इतनी उसके अंदर हिम्मत आना कि वो एक दूसरे इंसान को जान से मार दे, ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। और इसके पीछे डेफिनेटली उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा होता है डॉक्टर इतना यहाँ पे माजरत के साथ जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कह देते हैं ना तो हम वो समझते हैं कि अच्छा ये तो खुद फिर तवज्जो का मुस्तहिक हो गया। वो मॉरल स्टैंडर्ड्स कहाँ गए कि आप गरीब भी हैं लेकिन आपने झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी? कहाँ ये कि आप इतने संगदिल और बेहस हो गए कि आप गला दबा के किसी को मार देंगे? सो ये जो ये मॉरल क्राइसिस हैं या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल क्राइसिस हैं, इनको हमें अलग अलग करके देखना चाहिए या ये हम सबको बीमारियों के नफ्सियाती मरीज़ हैं? देखिए बीमारी, जब हम बीमारी कहते हैं ना या नफ्सियाती प्रॉब्लम कहते हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं या हम उसको मतलब एक सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अच्छा ये तो चूंकि बीमार है तो ये कुछ भी कर सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बीमार क्यों है उसके पीछे रीजंस हैं। जैसे अभी आपने मोरालिटी की बात की, तो मोरालिटी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो उन सोशल फैक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस सोसाइटी के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें अपने घर से, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम वालिदैन की बात करते हैं, हम टीचर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी में जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम उन चीज़ों को भी देखते हैं। जैसे मुलाजमों की बात हो रही है तो होता क्या है कि हम अब जैसे 4 साल आपने बताया कि वो 4 साल से उस जगह पे काम कर रही थी। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि ये ठीक नहीं किया उन्होंने या उनके साथ कुछ गलत हुआ। बात ये है कि उन 4 सालों में क्या क्या होता रहा कि इवेंचुअली उसके इतने दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं इस औरत को कत्ल कर दूं। हम ये चीज़ देख नहीं रहे होते कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और हमारा हर बिहेवियर जो है वो दूसरे इंसान के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है।
अब मुलाजमों के अंदर ये होता है क्योंकि वो लोअर उसमें होते हैं, कैटेगरी में होते हैं, तो वो आपके साथ अगर आप उनके साथ कोई ज्यादती करेंगे तो वो आपको उस तरह से बता नहीं सकते। वो क्या करेंगे कि वो पैसिव एग्रेसिव शो करेंगे, यानी कि आपके अगर आपने सुबह अपने मुलाजिम को डांटा है तो वो आपके खाने में नमक तेज कर देगा, या आपकी कोई बहुत ऐसी चीज जो आपकी कीमती कोई कपड़े हैं वो जला देगा। तो ये उनका तरीका होता है अपना एग्रेशन निकालने का। या अगर आपने उनको बच्चों के लिए रखा हुआ है, बच्चों की ध्यान रखने के लिए रखा, तो आपके बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालेंगे, उनका खाना खा लेंगे या उनको आपसे आंख बचा के मार देंगे। तो ये इवेंट्स हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, और ये एग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ता जाता है कि वो उसने लीड कर दिया इस औरत को कि वो उसका गला दबा दे। बिल्कुल ठीक। लेकिन चोरी करते हुए वो पकड़ी गई थी। उसे और मतलब ये नहीं कि उसे कोई कुछ डांटा या कुछ कहा तो उसने उस पर गुस्सा निकाला, वो चोरी कर रही थी और चोरी को जब उसने देखा कि मालकन ने देख लिया है तो उसने गला दबा दिया। डॉक्टर इतना गाइड कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़वातीन जो है ना वो मेड रखना बड़ी अपनी आजकल बड़ी हमने फैशन बना लिया है, हमसे तो काम नहीं होता, हमने तो पढ़ लिख लिया है तो घर का काम करना तो हमारी अब इज्जत के खिलाफ है कि हम घर में झाड़ू लगाएं या काम करें, हमें तो मेड चाहिए, और फिर हमारा स्टेटस भी होना चाहिए कि हमारे पास मेड्स हैं। अब बताइए कि वो आप गाइड करें कि जब इतने ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं या इतने इनके साइकोलॉजिकल मसाइल हैं या इतने मॉरल क्राइसिस हैं, देन हाउ टू डील विद दिस, क्या करें? देखिए ये अगेन यही प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीम्स आ चुकी हुई हैं। या जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। और जब ये इतनी एक्सट्रीम आ जाती है किसी भी सोसाइटी में, तो फिर डेफिनेटली ये फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और इम्पेशेंस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका नतीजा ये है जो इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं। जो आप चोरी की बात करें, अगेन जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि एक मॉरल रीजनिंग होती है या एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मेड भी किसी के घर में पैदा हुई होगी, उसके वालिदैन होंगे क्या? अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब हम गुर्बत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गरीब के घर में बच्चों की एक लाइन है और बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको कोई ये नहीं सिखा रहा है कि सही और गलत क्या है, या जितना है आपके पास उसमें किस तरह से सेटिस्फाइड रहना है। आपके पास जितना है वो आपके लिए नाकाफी है, आप और चाहते हैं कि आपको और मिले। और जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि अच्छा इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और मेरे पास ये नहीं है, तो फिर आपको वो चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है, और उसको लेने के लिए आप कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन की कमी है हमारे अंदर, ये जो हम अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, या हम जिस जगह पे मौजूद हैं हम उससे मुतमईन है, कंटेंटेड है, एक्चुअली वो कम है ना। अगर वो ही नहीं है हमारे अंदर, हम सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी मीन्स को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इदनान, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ इस बारे में पे बात कर रही थी। हमजा, मैंने अक्सर लोगों को जस्टिफाई करते देखा है, वो समझते हैं कि चूंकि वो गरीब हैं इसलिए वो चोरी भी कर सकते हैं, चूंकि वो गरीब हैं इसलिए वो झूठ भी बोल सकते हैं, चूंकि वो गरीब हैं इसलिए दूसरे की जो कोई नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं इस उसमें कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। और जैसे हम आजकल अपने आप को इस वायरस से बचा रहे हैं ना, हमें इन लोगों से भी अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बचाना है। मैंने तो बहुत पहले आपको कहा था कि मैंने तो ज़िंदगी का ये बना लिया है कि आई विल नॉट कीप एनी मेड और एनी हेल्प। अगर इस बात को दुरुस्त समझ लिया जाए जो फरा बात कर रही हैं कि ये गरीब है, ये कर सकता है, तो फिर इस बात को भी हमें तस्लीम करना होगा कि ये ताकतवर है, ये ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो दोनों साइड्स नहीं छोड़ सकती हैं, उन दोनों को उसके साथ नामारत का सहारा लेकर आप वायलेट कर सकते हैं इंसानियत की हदों को, ना गुर्बत की वजह बनाकर आप जो है गिर सकते हैं उन मॉरल इखलाकी जो हमारी कदरें हैं। सच बोलना है हमें एक दूसरे का एहतराम करना है। पैसे हैं नहीं है उसका एहतराम से कोई ताल्लुक नहीं है। काश के ऐसा हो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी क्रिकेट की मुश्किलात की बात भी कर लेते हैं। दोहरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले कोरोना वबा खिलाड़ियों को चकराए रख रही थी और उससे जान छूटी है, तो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी अनफिट होने लगे हैं। अच्छा, इससे ना आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मेंटल स्ट्रेस का या एंग्जाइटी का कितना गहरा ताल्लुक होता है हमारी फिटनेस के साथ।
वो जो हम कह रहे थे ना कि पिच पे जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन बुरी खबर है कि खेल के मैदान से हमारे जो जिसे कहना चाहिए ना प्राइज्ड कैप्टन बाबर आजम हमज़ा ने तो पूरा जो इवेंट है वो सारा ही बाबर आजम। मैं वेट कर रही होती थी कि कब हमज़ा जो है बाबर आजम के हवाले से पूछेंगे और बात करेंगे, लेकिन अब नेट सेशन के दौरान इंजरी का शिकार हो गए हैं। वी विश हिम वेल कि जल्दी वो रिकवर करें और अल्लाह करे कि सीरीज़ में आ सके, लेकिन फ्रैक्चर है तो टाइम लगेगा। इस सीरीज़ में तो नहीं है, T20 सीरीज़ में। साथ ही शादाब जो थे क्योंकि वाइस कैप्टन थे उनको कप्तानी मिल गई, उसके बाद पता चला कि वो भी कुछ अनफिट हैं और इमामुल हक जो कि ओपनर हैं वो भी अनफिट हो गए हैं। लेकिन शादाब के हवाले से भी कुछ फैसला नहीं हो सका, इसी पर बात कर लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भट्टी साहब, इतनी मुश्किलात हैं और आप तक क्या खबरें आई हैं? क्या हमारे जो वाइस कैप्टन थे अब कप्तान बन गए हैं शादाब, वो खेल पाएंगे पहला T20? नहीं खेल पाएंगे? उनकी रिप्लेस क्या हो सकती है एज अ कैप्टन? देखिए हमजा, आपने कहा कि थोड़ी सी मुश्किल, ये थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, बाबर आजम बहुत बड़ी मुश्किल है। एक वो बिल्डिंग जिसको हमने बाबर आजम के कंधों पर खड़ा किया हुआ था, मेरा ख्याल कल से वो बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई है। लेकिन जो एक इंकरेजिंग चीज है, अब से थोड़ी देर पहले न्यूजीलैंड से कुछ मैंने फुटेजेस देखी हैं जिसमें शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स पर, तो थोड़ी सी मतलब हौसला अफजा। सुबह का टाइम है, हम सारा दिन लड़ाई झगड़ों की खबरें शेयर करते रहते हैं और कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो ह्यूमन अचीवमेंट्स को बयान करता है। हालांकि अब स्पोर्ट्स में भी ह्यूमन अचीवमेंट्स रही नहीं, लेकिन बाबर आजम का अनफिट होना नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। बल्कि मैं आपके देखने वालों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि बाबर आजम को कल दाएं हाथ के जिस अंगूठे पर गेंद लगी और फ्रैक्चर हुआ है, 2018 में इसी अंगूठे पर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में गेंद लगी थी और उस वक्त भी वो अनफिट होकर फिर इंग्लैंड से वापस आ गए थे। तो जो मेरी इत्तलात है, अल्लाह करे कि जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो गलत हो, कि पहले टेस्ट मैच में जो 26 दिसंबर से शुरू होना है उसमें भी डाउटफुल हैं बाबर आजम। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, शादाब खान अभी तक सुनने में आ रहा है कि उन्हें कप्तानी दी गई है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर शादाब भी फिट नहीं होते तो मेरा ख्याल में फिर तो मोहम्मद रिजवान हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसको एज ए T20 विकेट कीपर बैट्समैन तो वो खेलते हैं, लेकिन एज ए कप्तान भी हम ट्राई। लेकिन इमामुल हक की भी सेम कंडीशन है। इमामुल हक क्योंकि टेस्ट मैच खेलते हैं। जी भट्टी साहब फिर फरमाइएगा। हाँ जी, के इमामुल हक के अंगूठे पर गेंद लगी है, वो भी पहले टेस्ट मैच के लिए डाउटफुल है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके ख्याल में जो टीम है वो क्या होनी चाहिए, कुछ उसके बारे में बता दीजिएगा। और आप इसमें कोई ये भी देखते हैं कोई मतलब अपॉर्चुनिटी भी कि हो सकता है कुछ नए लोगों को या कुछ और लोगों को उभर के सामने आने का मौका मिले, जो हो सकता है बाबर की या फिर शादाब की या फिर मतलब इन लोगों की मौजूदगी में ना उस तरह से हो सकता। डू यू सी एनी पॉजिटिव साइड टू इट एज वेल? देखें, वैसे तो दुनिया की टॉप की टीम है और टेस्ट मैचों में पिछले 3 साल से होम ग्राउंड पर वो कोई सीरीज नहीं हारे। तो न्यूजीलैंड तो बाबर आजम जब थे उस वक्त भी फेवरेट था, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। हो सकता है अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, ये वो पोशीदा टैलेंट्स हैं जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं और ये उनके लिए पाकिस्तान टीम के लिए आइडियल माहौल नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए आइडियल माहौल है कि उनको मौका मिल रहा है। अगर वो चाहें तो यहाँ से अपने आप को हीरो बनाकर पेश कर सकते हैं। और ये पुरानी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद है। 92 वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक, इसी न्यूजीलैंड के मुल्क से इंजमामुल हक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जो इनिंग्स खेली उसके बाद इंजमाम दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैन बन गए। लेकिन आपने जो सवाल किया ना, वो किसी से पूछा कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा फिर जो करना है शेर ने करना, हमने कुछ नहीं करना। तो करना है वो न्यूजीलैंड ने करना है। लेकिन आई होप कि ये हमारी यंग टीम है, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो उम्मीद है कि ये एक अच्छी सीरीज़ होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर इस सीरीज़ में इस टूर पे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं
नहीं हुआ ना, तो जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर पे भी टीम मैनेजमेंट ने एक लाइन खींच दी है कि अब उनका शायद पाकिस्तान टीम में वापस आना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक के हवाले से भी आप कह रहे थे कि शायद लाइन खींच दी गई है और अब पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो भी भट्टी साहब हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। माजिद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपका आज़म नहीं है, शादाब होप सो खेलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है विल कम आउट। हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बेहतर खेल जो है उसका मुजाहरा करेगा क्योंकि हम सबकी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम आपको मिलवाएंगे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 12 साल गुलकारा अरूज फातिमा से, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को जिसे कहना चाहिए अपना गर्विदा बना लिया है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सिंधी गाना गाया है हमजा अली ज़फ़र के साथ अल्ले, जो कि 26 नवंबर को रिलीज़ किया। अरूज हमारे साथ ही मौजूद हैं। अरूज अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? इतनी छोटी उम्र में आप गाना गा रही हैं, कमाल गा रही हैं, कब से शुरू किया गाना? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और जो गाना है वो मैं 8 साल की उम्र से गा रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये कैसे ख्याल आया कि मैं गाना गा सकती हूँ और मुझे गाना गाना चाहिए, और अम्मी अब्बू ने नहीं कहा कि पढ़ो क्योंकि तुम्हारे तो पढ़ने के दिन है, टाइम वेस्ट ना करो? एक्चुअली मतलब मेरी शुरू से फैमिली में बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए, और मैं माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर हूँ, तो मतलब इसीलिए मैं बातें सुनने को नहीं मिलती। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन इस स्केल पे गाना कि अली ज़फ़र के साथ आपका ये जो है अली आए से पहले लैला ओ लैला जो है वो भी आपने यूट्यूब पे रिलीज़ किया था और वो भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था। ये सोचा था अली ज़फ़र के साथ आप कर सकेंगी इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में ये सब अचीवमेंट्स, तो यू मस्ट फील प्राउड एट योरसेल्फ, है ना? एक्चुअली बस अल्लाह पे यकीन था, भरोसा था, और मेरी फैमिली शुरू से हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, ख़ासकर मेरे भाई जो थे, तो उन्हीं की मेहनत है। यूनिसेफ ने मुझे लिया मुझे, और देन उन्होंने हमें अली ज़फ़र के पास भेजा। यूनिसेफ ने अप्रोच किया और फिर उन्होंने अली ज़फ़र के पास भेजा, तो इस तरह से। ठीक है अरूज, आप हमें अब क्या आज सुना रही हैं? कुछ बेहतरीन सा हमें सुना दें। लैला 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 लैला, वेरी गुड। मैं तो हैरान ऐसे ही बैठ जाता कि यार ये इतनी खूबसूरत आवाज़, और जैसे ना मतलब आप अनप्लग उसमें गा रही थी और इट वाज ब्यूटीफुल। सीखा है कहीं से, और कोई इंस्पिरेशन किसको पसंद करती हैं आप? मतलब मैंने सीखा तो नहीं है ना, मेरे कोई स्पेसिफिक इस तरह से उस्ताद हैं, लेकिन अगर हाँ मैं कहूँ तो टिप्स मैंने ली हैं, बेशक टिप्स थोड़ी बहुत मैंने हर किसी से ली हैं, लेकिन जो मेरे भाई हैं वो मुझे थोड़ा बहुत गिटार पे सिखा दिया करते हैं, और जैमिंग भी मैं उनके साथ किया करती हूँ, तो ये बात है। ठीक है अरूज, और भी हमें जल्दी से ना कुछ सुना दें आप, थोड़ा जो बहुत आपका फेवरेट हो। ये थोड़ा बहुत से इतना बहुत सारा है। अल्ले सुना दूं? हाँ जी, अल्ले सुना प्लीज।
Beautiful जी, बहुत बहुत खूबसूरत। अरुष, गिटार कौन बजा रहा है साथ? मेरे भाई बजा रहे हैं। वेरी गुड, सो हैट्स ऑफ टू ऐसा भाई जो कि बहन को इतना इनकरेज करता है। और आपने सारे फोक नंबर्स ही गाने हैं या कुछ और भी, कोई उर्दू गाना भी, कोई पॉप का भी, कुछ और भी सोचा हुआ है? हाँ, उर्दू भी गाऊंगी। उर्दू भी गाऊंगी। चलें, हम आपसे उर्दू भी इस हवाले से सुनेंगे। उरूज, थैंक यू वेरी मच, आप आई हमारे प्रोग्राम में और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप गा रही हैं, और आपके भाई को सैल्यूट हमारी तरफ से कि वो आपको इतना बेहतरीन तैयार कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर अ वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट माशाल्लाह से, और इतनी कम उम्री में जितनी खूबसूरत अंदाज में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। इंशाल्लाह क्या मुस्तकबिल में सिंगिंग को कंटिन्यू करने का इरादा है, या जितने अच्छे ग्रेड्स आते हैं पता चले शौकिया फनकारी सिर्फ चले और फिर आप डॉक्टर बन जाएं? इंशाल्लाह सिंगिंग तो एक हॉबी है मेरी, और आगे जो मतलब पढ़ाई तो एजुकेशन तो ज़रूरी है, वो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह सिंगिंग को भी कैरी ऑन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी सिंगिंग जो है वो जारी रहनी चाहिए। थैंक यू कि आप हमारे शो में आई। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।